नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये परियोजना है क्या? दरअसल जन औषधि केंद्र हैं, दवाओं की दुकान है जो भारत सरकार के जन औषधि परियोजना के अंतर्गत खोली गई हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, उत्तराखंड में भी। वहाँ जो दवाएं हैं वो अन्य जो दवाएं वहाँ पे हैं वो उन दवाओं की कीमत अन्य दवाओं की कीमत से काफ़ी कम है। एक गरीब आदमी को ये परियोजना काफ़ी मदद कर रही है, बीमार आदमी को काफ़ी आर्थिक रूप से सहायता मिल रही है इस परियोजना से। ये परियोजना क्या है, परियोजना कैसे लोग लाभ ले सकते हैं, कैसे काम कर रही है, इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे हमारे साथ। लेकिन हमसे बातचीत करेंगे उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। आम लोगों को अस्वस्थ होने पर सबसे ज्यादा चिंता दवाओं के खर्च को लेकर रहती है, क्योंकि डॉक्टरों की लिखी और आमतौर पर बाजारों में मिलने वाली दवाएं काफ़ी महंगी होती हैं। लोगों को मजबूरन ये ब्रांडेड महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन अब लोगों के पास इसका विकल्प है। ये विकल्प उन्हें मिला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध करा रही है। सरकार ने इसके लिए जन औषधि केंद्र बनाए हैं। जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि इनका प्रभाव ब्रांडेड दवाओं जितना ही होता है। सरकार की जन औषधि योजना में जेनरिक दवाएं लोगों को बाजार मूल्य से 60 से 70% तक कम कीमत पर उपलब्ध हो रही है। उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से लोगों को खासी राहत मिल रही है। विभिन्न जिला व अन्य सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में अन्य स्थानों पर भी इसका संचालन हो रहा है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें सामान्य बीमारियों के लिए भी महंगी ब्रांडेड दवा खरीदने को मजबूर होना पड़ता था। दुकानदार भी प्रिंट रेट पर ही दवा देते थे, लेकिन अब उनके पास जन औषधि केंद्र विकल्प है। इन केंद्रों में उन्हें काफ़ी कम कीमत पर दवा उपलब्ध हो रही है। इससे उनकी आर्थिक बचत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। श्री तपन शर्मा जी बताएंगे कि परियोजना क्या है, कैसा इसका उद्देश्य है, कैसे लोगों को लाभ पहुंचा रही है। हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव कुमार झा, जो दून अस्पताल में फिजिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं। और चूँकि कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है उसमें बच्चों पर ही विशेष संभावना है, तो आशंकाएं व्यक्त की जा रही, बच्चों को पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और वो बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, साथ ही साथ जो बच्चों की दवाएं हैं वो क्या जेनरिक दवाएं हैं वहाँ पे जन औषधि केंद्र मिल सकती है, इन सब मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। तो पहले मैं शर्मा जी के पास जाता हूँ। शर्मा जी, ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, क्या है ये? सर, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है वो पूरे भारतवर्ष में जेनरिक मेडिसिन के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। और हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में वो WHO GMP प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। और जिसकी हमारे यहाँ NABL लैब टेस्टिंग है जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, वो उसके द्वारा ही हर बैच की प्राथमिकता पे जांच कराई जाती है, उसके बाद ही उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं आपको टोक रहा हूँ सर, आपने कहा लैब में टेस्ट होता है, तो ये एक आम आदमी के लिए एक सरल भाषा में क्या बताया? जब मान ली कोई कंपनी है, उससे कोई ड्रग उत्पादन करने वाली कंपनी है, वो ड्रग बना रही है, तो वो जो दवाएं मार्केट में आई तो उनका कैसे जांच करते, क्या प्रक्रिया आसानी से? सर, उसका जैसे कि गुणवत्ता होती है जिसके बारे में बोलते हैं कि पूरे मतलब जो भी दवा बनती है वो कितना कारगर है, उसकी गुणवत्ता क्या है, कितना मैक्सिमम तक है। अगर उसका एक पैरामीटर होता है जिसमें उसको मापदंड किया जाता है, जो कि खुद से भी जो हमारे यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, जो भी WHO GMP प्रोडक्ट जो भी हमारे यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि इसका हमने सर्टिफिकेशन लिया है और ये अप टू द मार्क है। लेकिन हम लोग उस पे ना भरोसा करते हुए उसके बैच की प्राथमिकता रूप से हर बैच की उसकी जांच कराते हैं। उस लैब का नाम है नेशनल एक्रेडिटेड एजेंसी ऑफ लेबोरेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो
जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित की गई है, उससे हम लोग इसकी टेस्टिंग कराते हैं। मतलब जैसे ये टैबलेट के 10 टैबलेट केक आता है, उसमें लिखा रहता है, बैच नंबर भी लिखा रहता है। जी सर। तो मान लीजिए ये मार्केट में आने से पहले जांच कराते हैं या जांच के साथ मार्केट में आना एक साथ प्रक्रिया हो जाती है वो? सर एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जांच में उसकी डाल देते हैं उनकी प्राथमिकता के रूप से कि पहले ये आया है तो इसकी दवाइयों का बैच नंबर ये है, तो उसको हम लोग NABL को सौंप देते हैं। NABL के टेस्टिंग के बाद हमारे पास सर्टिफिकेशन आती है, उससे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने एथिक्स डिपार्टमेंट को, सारे जगह डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम लोग फैला देते हैं। फिर अगर उसमें कहीं से भी कोई कमी आती है तो हम लोग उसको रोल बैक कर लेते हैं। मतलब वो दवाएं वापस आ जाती है सर। अच्छा, मतलब ये गुणवत्तापूर्ण दवाएं आम आदमी के लिए इसके ये सुनिश्चित करते हैं सर। ये जो जन औषधि केंद्र हैं, जी सर, ये आम दुकानों से किस तरह अलग हैं, और जन औषधि केंद्र कहाँ पे आदमी जाएगा तो क्या डॉक्यूमेंट दिखाने, दवाएं क्या जो मैं लेके गया साहब ये दवा दे दीजिए, तो वो क्या दवाएं वहाँ मिल जाएंगी या पर्ची की जरूरत पड़ेगी? सर पर्ची की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आप दवा पहले क्या होता था सर कि ब्रांड का नाम लिखा जाता था कि इस ब्रांड में पैरासीटामोल का कोई भी आप नाम उठा लीजिए, क्रोसिन दे दो, कोई और भी मेडिकल का जो टर्म है वो लोग यूज़ करते थे। अब जो है सर डॉक्टर को भी ये कह दिया गया है कि आप लोगों को सॉल्ट नेम लिखना पड़ेगा। तो सॉल्ट नेम में सर वो सॉल्ट नाम लिखा हुआ रहता है, तो उसी आधार पे हमारे यहाँ दवाई मिलती है, और जो लिखा हुआ रहता है वो बताया जाता है कि इस वाले दवाई में ये सॉल्ट मौजूद है, इसी प्रकार से आप तक पहुंचाई जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जैसा बताया आपने कि डॉक्टर्स जो पर्ची में लिखते हैं, बजाय दवा के नाम लिखने के, दवाओं के नाम के साथ ही साथ क्या क्या सॉल्ट मरीज को ज़रूरत है वो सॉल्ट उन दवाओं में होना चाहिए, वो दवाएं दी जानी चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी, अभी जैसे हम दून अस्पताल में बच्चों को दवाइयाँ लिखते हैं तो हम उसमें सॉल्ट नेम ही लिखते हैं, नीचे उसका स्ट्रेंथ लिखते हैं। एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार हम उसको बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, और आगे जिस हिसाब से देना है दवाइयाँ उसका प्रिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, और वो पर्चा लेके वो जन औषधि केंद्र पे जाते हैं जहाँ उन्हें सुगमता से दवाइयाँ मिल जाती हैं। लेकिन एक आम धारणा जैसे भ्रांति ये कहा जा सकता है कि आमतौर पर जो डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स का सब तो नहीं कर सकते हम लोग, कि वो जेनरिक दवाओं के बजाय जो ब्रांडेड दवाएं उनको प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या वजह है, क्या कहेंगे आप? सर, जो दवाइयाँ जेनरिक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं तो जो हमारे पेशेंट्स हैं वो फ्री हैं उस दवा को लेने के लिए, उस पर कोई दबाव तो होता नहीं है कि आप यही दवाएं लें या इसी तरह की दवाइयाँ परचेज करें। वो बिल्कुल जाएं, जेनरिक केंद्र पे जाएं और वहाँ से ही लें। इससे उन्हें एक आर्थिक जो एक लाभ भी मिलेगा, और जो दवाइयाँ पैसों की कमी की वजह से छूट जा रही हैं वो भी उनका कंप्लीट कोर्स हो पाएगा। तो वो अवश्य जेनरिक दवा केंद्र पे जाके दवाइयाँ परचेज करें। एक जिज्ञासा है कि आप दून अस्पताल में हैं, तो क्या आसपास कोई जन औषधि केंद्र है? क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि मतलब मरीज निकला, अस्पताल दिखा के डॉक्टर को, डॉक्टर बगल में दवा दुकान पड़ी दिखाई पड़ी, वहाँ चला गया, उसने कहा दवाएं, बोला साहब ये दवा है तो लेकिन इस कंपनी की, इस पैसा इसका ज़्यादा हो गया। तो क्या आप उनको बताते हैं कि जेनरिक दवाओं का दवाएं कहाँ मिल पाएंगी, यही बताते हैं क्या आप लोग? जैसा कि मैं दून अस्पताल में SNCU रन करता हूँ, जो सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट है। जब आप दून महिला अस्पताल में एंटर करेंगे तो सबसे प्रारंभ में आपको जन औषधि केंद्र का ही औषधालय दिखेगा, उसके बाद ही आप हमारे अस्पताल में प्रवेश कर पाएंगे। तो वो उनके नज़रों के सामने से होकर ही गुजरता है। जब वो बाहर आते हैं तो जो सबसे पहला उनको औषधि केंद्र है वो जन औषधि केंद्र ही दिखता है, और मुझे लगता है कि उससे सस्ती दवाइयाँ तो और कहीं उन्हें उपलब्ध होंगी नहीं। तो ये तो हमारे मरीजों के विवेक के ऊपर है कि वो वहाँ से बिल्कुल उन्हें लेना चाहिए और उसका उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि एक आसानी से उपलब्धता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मरीज निकला, उसको दवा दुकान दिखाई पड़ी, बहुत सारे मरीज अभी भी नहीं जानते जेनरिक दवाएं क्या है, ब्रांडेड दवाएं क्या, दवा दुकान दिखाई पड़ी, वहाँ से ले लिया तो उसको फ़ायदा मिलता है। जन औषधि केंद्र तो हमारे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर है, उन्हें कैंपस से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, तो उसका लाभ मिल रहा है। जी शर्मा जी, मैं फिर आपके पास आऊँगा कि ये जो जन औषधि केंद्र हैं उत्तराखंड में, इनकी क्या स्थिति है, कितने हैं अभी और कैसे खोल सकता है? क्योंकि बेरोजगार है तो फिर रोजगार भी लोगों को मिल रहा है,
तो हमको दोनों चीज़ बताइए कि एक तो क्या जन औषधि केंद्रों की स्थिति क्या है, संख्या क्या, और नए आदमी जुड़ना चाहे, दुकान खोलना चाहे, जन औषधि केंद्र खोलना चाहे तो क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? जी सर। सर सबसे पहले तो पूरे उत्तराखंड में हमारे 214 जन औषधि केंद्र संचालन हो रही है जी, जिसको चलाने वाले हम लोग 2 स्टोर चलाते हैं। एक जो लवासना में है, लाल बहादुर शास्त्री जी, और एक हम लोग चलाते हैं सुशीला तिवारी में, जो हम लोग खुद से चलाते हैं हल्द्वानी में। और बाकी जगहों पे सर या एनजीओ चला रही है, रेड क्रॉस चला रही है, या प्राइवेट प्लेयर्स चला रहे हैं। तो जिसमें वो बहुत ही आसान, हमारे यहाँ एक स्लोगन है सर, सेवा भी रोजगार भी। जिनमें सेवा का भाव है उनको रोजगार भी मिल रहा है सर, क्योंकि इसमें आपको हम लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे हिमालयन रीजन में हम लोग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं जी, और पूरा ओवरऑल चलाने में 5 लाख रुपए हम लोग देते हैं, जो कि 15% ऑफ योर सेल है। अच्छा, जो आप बेचेंगे उसका 15% आपको मिलता है, जो कि उसका अप टू 15,000 रुपये आपको मिलता है। 15,000 रुपये पर महीने देने का वादा है, प्रावधान है इसमें। मेरा बड़ा और इसमें सर खोलने का जो तरीका है, हमारे वेबसाइट पे जाना है, janaushadhi.gov.in पे जाकर एप्लीकेशन अप्लाई करना है। सब कुछ ऑनलाइन है और वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश अगर उनको कुछ ना समझ में आए तो वो डायरेक्टली हमारे कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, और कस्टमर केयर यहाँ का नोडल अधिकारी जैसे कि मैं, मुझे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं या उनको हमारा नंबर दे देते हैं। वो हमसे बात करते हैं और हम उनको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बस सामान्य है कि मान लीजिए जैसे मैं चाहता हूँ जन औषधि केंद्र खोलना, एक आम दर्शक के रूप में सवाल मेरा है, जिज्ञासा है कि मैं चाहता हूँ जन औषधि केंद्र खोलना बागेश्वर में। जी सर। मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ, जी सर। बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, खोलना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या क्राइटेरिया, मेरे पास क्या मानक होने चाहिए मेरे पास कि मैं एप्लीकेंट बन सकूँ? सर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर ITR आप भरते हैं तो ITR की कॉपी दे दें, अगर नहीं भरते हैं तो एक एप्लीकेशन दे दें हमें कि हम ITR नहीं भरते हैं। जब हम खोल लेंगे और जब कार्य करेंगे तो हम ITR भरते रहेंगे वो। और इसमें आप अगर गवर्नमेंट में खोलना चाहते हैं तो वहाँ का उन्हें एक लेटर देते हैं जो CMO या CMS जो रहते हैं कि इनको हम दे रहे हैं और ये जन औषधि संचालन यहाँ पे करना चाहते हैं, और उसके बाद वो एप्लीकेशन हमारे यहाँ डाल देंगे। बस इतनी सी प्रक्रिया है सर। और उनको एक बैंक अकाउंट अपना होना चाहिए, जो कि 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें एक ये है ना कि जैसे कि अब आप बाकी आप दवाओं की दुकान खोलते हैं तो आपको फार्मासिस्ट का कोर्स होना चाहिए, D फार्मा होना चाहिए, B फार्मा होना चाहिए, एक कोई कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्या आपके यहाँ भी आवश्यकता है? फार्मासिस्ट तो चाहिए सर। अगर दवा डिस्पेंस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब से आप पूछेंगे, डॉक्टर साहब तो आपको बताएंगे कि ये दवा दीजिए, ये जाके दवा तो नहीं देंगे। उसके लिए एक रोल प्ले करने के लिए फार्मासिस्ट का व्यवधान है, तो वो उनका इस्तेमाल करें और उसका सर्टिफिकेट लगाएं साथ में, क्योंकि उसके बिना आपको ड्रग लाइसेंस ही नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप ऑथराइज नहीं है कि आप दवा डिस्पेंस कर सके या दवा दे सके किसी को। सबसे पहले आप मालिक बन सकते हैं, स्वयंभू बन सकते हैं कि भैया ये मैं चला रहा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। उसमें 2 लोगों को रोजगार मिल गया सर। जैसे एक फार्मासिस्ट को मिल गया, एक खुद को मिल गया। एक पंथ में 2 कार्य हो गए, 2 लोग एक साथ एम्प्लॉयड हो गए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि फार्मासिस्ट को भी एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल। और उनको हर जगह पे दवा पहचानने की, अगर वो नहीं पहचान के देंगे, अगर किसी के हाथ में कोई भी गलत दवा चला जाए तो उसका आप एक परियोजना, एक योजना या एक सरकार सब पे उस पे निर्भर, खुद के लिए मुश्किल हो जाएगी, मरीज के लिए मुश्किल हो जाएगी, दवा दुकानदार के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक जानकारी जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी है। एक ये सवाल था मेरा कि वो जैसे मान लीजिए मैं खोलना चाह रहा हूँ
मैं फार्मासिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथी हैं, मान लीजिए जैसे डॉक्टर साहब मान लिए हैं, तो ये हमारे इनके पास है फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट है, तो क्या इनको मैं इनसे एग्रीमेंट करके भी अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर। आप इंटरनल कोई भी एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ कर सकते हैं सर। और आपको दिखाना पड़ेगा मेरा इनका एग्रीमेंट है, ये फार्मासिस्ट है, इनको मैं इतनी सैलरी दूंगा जितना मेरे शेयर होल्डर है, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। एक और इससे जुड़ा सवाल है कि चूँकि पर्वतीय अंचल में बहुत सारे युवा हैं जो MBBS किए हुए हैं या BHMS किए हुए हैं या आयुर्वेद वाला का कोर्स किए हुए हैं, वो भी BMS किए हुए हैं, तो क्या वो भी खोल सकते हैं? वो भी खोल सकते हैं सर, बिल्कुल खोल सकते हैं सर। हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है, मतलब BMS और BHMS भी जुड़ सकते हैं? कोई भी खोल सकता है सर, लेकिन फार्मासिस्ट जरूरी है। अच्छा, उसके लिए वो जरूरी है। डॉक्टर है ये जरूरी नहीं, आपके साथ जरूरी फार्मासिस्ट भी हो। वो उनके सर जो सेल और परचेज में एक उनको बेनिफिट दे सकता है कि लोग उनसे जुड़ेंगे क्योंकि वो डॉक्टर हैं और उनको एक काम भी मिल रहा है और रिस्पेक्टेबल काम मिल रहा है। तो फार्मासिस्ट तो हर जगह जरूरी है सर। अगर जो नहीं रख रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ये तो दिक्कत है सर। एक और सवाल है कि पर्वतीय अंचल है, पता लगा वहाँ की छोटे छोटे टोले हैं, टोंक है, आबादी कम, आबादी घनी आबादी के इलाके नहीं है पर्वतीय अंचल में, कई सारी जगहों पे पता लगा 1000 की आबादी एक 10 किलोमीटर का दायरा है। तो क्या वहाँ भी आप कोई मानक रखते हैं कि इतनी आबादी होनी चाहिए या इतनी डिमांड होनी चाहिए तब आपको देंगे? नहीं, ऐसा कोई मानक नहीं रखा है सर हमने। इस बारे में अभी तक मानक तय नहीं हुआ है हमारी तरफ से सर। अच्छा, मतलब अगर आबादी कम है तभी खोल सकते हैं सर जी। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन डॉक्टर वहाँ होना चाहिए क्योंकि तभी तो रिकमेंड करेगा सर। हाँ, क्योंकि अगर मान ली वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ रहा है, दुकान खोली किसी ब्लॉक में, तो यहाँ से मरीज जाए कैसे दवा खरीदना, ये भी एक देखते हैं एक पहलू। डॉक्टर साहब, जैसा बताया आपने शर्मा जी ने कि ये पर्वतीय अंचल की बहुत बड़ी मतलब महत्वपूर्ण स्कीम है ये और ग्रामीणों को काफ़ी लाभ भी मिलेगा, तो आप क्या देखते हैं कैसे इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है उन इलाकों में? अगर ये ग्रामीण अंचल में खुलते हैं तो अवश्य जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जिनके पास आर्थिक इतनी समृद्धि नहीं होती है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी ये परियोजना है, क्योंकि मुझे लगता है 80% कम लागत पे उनको दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। तो शायद वो अपनी जो दवाइयों का कोर्स है, जो कोटा है, उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर जैसा आपने बताया सारे अंचल में अगर खुलते हैं तो लोगों को काफ़ी दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उनके घर के आसपास ही उन्हें अपनी ज़रूरत की दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएंगी। आप तो प्रांतीय चिकित्सा सेवा से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में भी आपकी नियुक्ति रही होगी, आपने काम किया होगा, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी कुछ ऐसे होते कि दुर्गम इलाकों में भी हैं, तो क्या अनुभव कहता है अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऑफर करे या पहल करे, सर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का इंचार्ज वो पहल करे और वहाँ पर जेनरिक दवाओं का केंद्र खुलवाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे क्या हो सकता है संस्कृति? जैसे मैं जो हमारा सहिया एक आपका दूरस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मैंने वहाँ का भी अस्पताल चलाया है और वहाँ पे भी लोगों के साथ यही समस्या होती है कि दवाइयाँ तो मिल जाती हैं बट गुणवत्ता की थोड़ी सी वहाँ पे समस्या रहती है। तो अगर प्रधानमंत्री जन औषधि स्वास्थ्य ये औषधालय खुलते हैं तो अवश्य ही लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण दवाई एक जेन्युइन कीमत पे मिलेंगी और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। नर सेवा और नारायण सेवा दोनों ही हो जाएंगे इसमें। हाँ, मतलब क्योंकि दुर्गम इलाके हैं तो कभी कभी वहाँ पे एक्सपायरी डेट की दवाएं चली जाती होंगी, पर दवा दुकानदार बेच भी सकता हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये कि लेकिन पहल करनी पड़ेगी जो चिकित्सकीय प्रशासन है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनको पहल करनी पड़ेगी। वहाँ के लोगों को ही पहल करनी पड़ेगी, उन्हें आगे आना पड़ेगा, उन्हें एप्लीकेशन तो खुद ही देना पड़ेगा कि हम जन स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहते हैं, तो थोड़ा तो खुद भी एफर्ट लगानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से और जानना चाहूँगा कि ये जो परियोजना शुरू हुई है जी, परियोजना तो अभी पिछले कुछ वर्षों में शुरू की गई है जी। इस परियोजना के शुरू होने के बाद आप एज ए पेशेंट किस रूप में देखते, कितना फ़ायदा उसको हुआ होगा पेशेंट को? काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ वाली दवाइयाँ हैं जो उनको रोज़ खानी होती हैं, 365 दिन खानी होती हैं, अगर उसमें आपको 80% तक का कमी हो जाता है तो आपके डेफिनेटली लाइफ में बहुत फ़र्क आता है इस चीज़ का।
स्पेशली जो बुजुर्ग हैं जो पेंशन पे चल रहे हैं और उनको सपोज बीपी की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, जहाँ उनका 5,000 का खर्चा था और वो 1,000 रुपये में हो रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ा राहत है। हाँ, इसमें और बेहतर बता पाएंगे शर्मा जी। ये शर्मा जी, मान लीजिए क्योंकि डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर, ये सब आम बीमारियां हो गई हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग जो उनको से प्रभावित रहते हैं और एक बड़ा खर्चा लोगों का इसमें जाता है दवाओं पर। बिल्कुल सर। तो ये जब ये परियोजना कब शुरू हुई और कुछ वर्ष, इतने वर्ष शुरू होने के बाद से अब तक कितना बदलाव आया, कितना फ़ायदा पहुँच रहा है इनको? सर सबसे पहले तो ये योजना 2008 में आई थी। 2000 से 2013 तक काफ़ी कम थे, मात्र 30-35 स्टोर थे पूरे भारतवर्ष में। इसको रिवैम्प करके 2015 में फिर से लाया गया सर, और तब भी बहुत ज़्यादा सक्सेस कुछ मिला नहीं। इसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिला सर 2017 में, जब मोदी जी का रिवैम्प करके इसको योजना से परियोजना कर दिया गया। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पहल की और इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। जब ये परियोजना हुआ और इसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो पूरे भारतवर्ष में जब खोले जाने लगे, तो इसमें लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और 2017 से लेकर से 2021 तक पूरे भारतवर्ष में अभी 8,500 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं सर, और लमसम हम लोग पूरे भारतवर्ष में 5,000 करोड़ रुपए लोगों का प्रॉफिट करा चुके हैं। मतलब ये आपका लोग का डेटा है सर, डाटा है कि 5,000 करोड़ रुपए जी आम आदमी के बच गए जो दवाओं के खर्च में शामिल होते थे। और वो 5,000 करोड़ पे वो कहीं और भी खर्च कर सकता है अपने विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए सर। जैसे कि आप के घर का खर्च एक जने पे 25,000 रुपए है, मान लिया जाए एग्जाम्पल, सिर्फ दवाइयों का, और वो कॉस्ट आपका एकदम से 5,000 पे आ जाए, 6, 7, 8, 10,000 पे आ जाए, फिर भी आप 15,000 रुपये आप बचाकर आप कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, कुछ खाने में चेंज कर सकते हैं, आप उसको अपने लाइफस्टाइल की तरक्की में कर सकते हैं। वो तो आपकी बचत हो रही है ना सर। हाँ, कहा भी गया है, पेनी सेव मीन्स ए पेनी अर्न। ये एक पैसा आपने बचाया तो नहीं कमाया है। तो जैसा बताए 5,000 रुपये कमाया लोगों ने, ये कहा जा सकता है, बचाया मतलब कमाया। अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल संवाद भी किया था, बेनिफिशियरी से बात भी की थी। कुछ बेनिफिशियरी रोने लगे थे बताते हुए कि मुझे उनको फायदा कैसे हुआ। इस पर क्या आप कहेंगे? सर मतलब प्रधानमंत्री जी में लोगों का इतना विश्वास है कि उनके सिर्फ कहने मात्र से लोगों ने उस दवा को यूज़ किया और उनके पैसे बचे। जो दवा नहीं खाते थे वो लोग भी दवा खाने लगे, तो उस प्रकार से उनको इतना फ़ायदा हुआ। अब आपके पास 10,000 रुपये नहीं है दवा लेने के लिए और वो दवा आपको 1,000 रुपये में मिल जा रहा, तो सर वो दवा खाना शुरू करेगा ना। अब मेरे को कुछ हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे तो कहीं इमोशनल हो ही जाएगा एक आम आदमी, तो इमोशनल हो जाएगा। पूरा पैरालिसिस होने के बाद वो दवा खाना शुरू की और आज वो देखे कि अपने पैरों पे वो चल पा रही है और रेगुलर इस दवा का वो प्रयोग कर रही है अपने। एक और अंत में सवाल रहेगा कि आज एक जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपने कार्यक्रम भी किया था, टेस्टिंग भी की, लोगों को किट भी उपलब्ध कराया, क्या था इसका? सर आज था आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो पूरे भारतवर्ष में 750 केंद्रों पे मनाया जा रहा है सर। और ये इसमें हम लोग जो 75 वर्ष से ऊपर लोग हैं, क्योंकि 75वीं हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, तो इसीलिए अपने से ऊपर सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिले और उन लोगों को सबसे ज़्यादा इसका लाभ मिला है, तो इसलिए उनको हम लोग एक छोटा सा हमारे तरफ से भेंट है, जो कि फर्स्ट एड किट के तौर पे उन्हें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया है। जी सर, तो बहुत अच्छा रहा जो आपने बताया और काफ़ी सारी जानकारी दी। क्योंकि वक्त कम है, हालांकि बातचीत बहुत करना चाह रहा था मैं, वक्त कम है, तो आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।